हाँ तो दोस्तों, आज का जो क्लास है वह एक महत्वपूर्ण क्लास है जो कि र- राज्य व्यवस्था यानी भारत की राज्य व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और वो आज का टॉपिक हमारा है संसद, पार्लियामेंट। आज जो हम सब चर्चा करने जा रहे हैं वह चर्चा जो हो रहा है वह संसद के बारे में चर्चा करेंगे। संसद क्या है, संसद किस प्रकार तैयार होता है, संसद में कौन भाग लेते हैं, और उसका जो सदस्य बनता है, संसद का जो सदस्य बनता है वह किस प्रकार बनते हैं, और संसद को कितने भागों में बांटा गया, तथा संसद से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसकी आज चर्चा हम करेंगे। तो संसद अर्थात पार्लियामेंट, ये जो संसद है यह केंद्र सरकार का एक वित्तीय अंग है। अब ये तो समझते होंगे, केंद्र सरकार एक होता है राज्य सरकार और एक होता है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार कहने का मतलब हुआ जितने भी राज्य हैं या संघ यानी केंद्र शासित प्रदेश जो भी है, उन सभी राज्यों का चलाने के लिए एक केंद्र बनाया गया, एक केंद्र है। तो अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं वह केंद्र सरकार के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है, और वो अंग क्या है, किस प्रकार का अंग है, तो ये विधीय अंग है। विधीय अंग है। विधीय अंग कहने का मतलब हुआ जो विधि को बनाता हो, जो नियम को बनाता हो, जो कानून को बनाता हो, उसी प्रकार से ये एक विधीय अंग है। कौन सा है? संसद। हमारे देश में जो भी नियम कानून बनते हैं उसको चलाने के लिए या नियम कानून बनाने वाला जो संस्था है, उस संस्था को बोला गया पार्लियामेंट। उसको क्या बोला गया है? पार्लियामेंट बोला गया है। यह एक संसदीय प्रणाली है जिसे सरकार का बेस्ट मिनिस्टर कहा जाता है। इसे बेस्ट मिनिस्टर कहा जाता है, या बेस्ट मिनिस्टर मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। बेस्ट मिनिस्टर मॉडल। तो यह एक बेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है, अर्थात संसदीय व्यवस्था है। अब बेस्ट मिनिस्टर मॉडल का मतलब क्या होता है? ये क्या है बेस्ट मिनिस्टर मॉडल? तो बोला गया है बेस्ट मिनिस्टर मॉडल जो है उसे कहा जाता है जिसमें कार्यकारी शक्ति या कार्यकारी शाखा जो होती है, और कार्यकारी शाखा कौन कौन से होते हैं, तो एक प्रधानमंत्री और बाकी सब कैबिनेट मंत्री, यानी जितना भी कैबिनेट, तो उसको कार्यकारी शाखा के अंतर्गत रखा गया। कार्यकारी कहने का मतलब हुआ प्रधानमंत्री जो भी काम करते हैं, यानी कोई भी काम करते हैं तो प्रधानमंत्री करते हैं, और नियम कानून पहला तैयारी जो करता है उसका कैबिनेट करते हैं, यानी उसका मंत्री लोग उस नियम को लाते हैं, और उसके बाद फिर अपना प्रधानमंत्री की सहमति और लास्ट में राष्ट्रपति की सहमति से ही कोई भी नियम लाया जाता है। तो हमारा जो संसद है वह बेस्ट यानी बेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। बेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है। और जब बेस्ट मिनिस्टर मॉडल पर आधारित है तो इसमें बोला गया है कि जो भी कार्यकारी शाखा होगा, चाहे प्रधानमंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो, वह विधायकों के प्रति जवाबदेह होगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ सरकार कोई भी नियम कानून बनाएगा, कैबिनेट मंत्री यानी जो कार्यकारी शाखा है जो भी नियम कानून बनाएगा वह विधायकों की सहमति से ही बनाएगा, विधायकों की सहमति से बनाएगा। इसका जो शुरुआत हुआ वह शुरुआत यानी बेस्ट मिनिस्टर मॉडल की जो शुरुआत हुआ, ये शुरुआत यूनाइटेड किंगडम से हुआ था। ये मॉडल जो लिया गया कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम।
ये जो यानी ये जो लिया गया है वह कहाँ से लिया गया? यूनाइटेड किंगडम से लिया गया। यह एक यानी देश है, वहीं से लिया गया। इसमें शुरुआत जो है यानी जो शुरुआत था यही से किया गया था, यूनाइटेड किंगडम। इसके विधायकों के अहम भूमिका होती है। इसमें जो होता है, इस मॉडल में जो होता है वह विधायकों की सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है। विधायकों की यह सबसे ज़्यादा वैल्यू होता है, अहम भूमिका होता है। विधायक चाहेगा तभी काम होगा, नहीं चाहेगा तो नहीं काम होगा। अर्थात विधायकों इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया, विधायकों को इसमें ज़्यादा महत्व दिया गया। और आगे बोला गया यह एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। लोकतांत्रिक प्रणाली है अर्थात विधायकों को हम चुनते तो डायरेक्ट चुनाव होता है, और जब डायरेक्ट चुनाव होता है तब तो डायरेक्ट जनता संपर्क यानी जनता के द्वारा चुना जा रहा है। प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ कि हमने जिसको चुना वही राज कर रहा है। तो प्रत्यक्ष रूप से जब चुना गया है तो यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। इसे ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी ये सिस्टम है। अब बोला गया है भारत का जो सदन है वह द्विसदनीय है। भारत का जो सदन है वह द्विसदनीय है। अब द्विसदनीय कहने का मतलब क्या हुआ? तो हमारा जो सदन है वह दो पार्ट में बटा हुआ है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा हमारा जो संसद है वह द्विसदनीय है, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन। निम्न सदन। राज्यसभा को क्या बोला गया है? उच्च सदन। और लोकसभा को क्या बोला गया है? निम्न सदन, या फिर इसको और बोल सकते हैं निचली सदन, निचला सदन, निचला सदन। अब इसकी जो चर्चा है वह हमारे संविधान के भाग 5 में किया गया है। इसके बारे में जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वह हमारे संविधान के भाग 5 में इसका विशेष चर्चा किया गया। और भाग 5 के अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 79 से लेके 122 तक किस में चर्चा किया गया? पहले यानी किस में चर्चा किया गया? हमारे संविधान में यानी संसद के बारे में जो चर्चा किया गया वह किस में किया गया? हमारे संविधान के कौन से भाग में? तो भाग 5। और अनुच्छेद कौन कौन से? अनुच्छेद 79 से 122 तक। अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक में इसकी चर्चा किया गया। हमारा जो संसद है इसका 3 अंग है। संसद के कितने अंग है? 3 अंग है। आप समझते इसके अंग कितने? अंग। तो संसद के 3 अंग है। अब कौन कौन से अंग है? एक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। हमारे सदन के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। आगे कहा गया कि 1954 से पहले, 1954 से पहले या 1954 के बाद, मतलब नियम चेंज किया गया। नियम नहीं चेंज किया बल्कि नाम चेंज किया गया। 1954 से पहले लोकसभा को यानी कहा जाता था निचला सदन या चर्चित सदन, या इसको एक और नाम से जाना जाता था जनता का सदन।
लोकसभा को किसका सदन कहा जाता था? जनता का सदन। लोकसभा को कहा जाता था जनता का सदन और राज्यसभा को कहा जाता था राज्य परिषद। राज्य परिषद। लोकसभा को 1954 से पहले कहा जाता था जनता का सदन, राज्यसभा को कहा जाता था राज्य परिषद। क्या कहा जाता था? राज्य परिषद। राज्यसभा को बोला गया है उच्च सदन, चर्चा कर ही दिया। राज्यसभा को और नाम से जाना जाता है कौन सा? उच्च सदन। और लोकसभा को क्या कहा जाता था? निचली सदन। निचली सदन। निचली सदन। और इसका अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि उच्च सदन अर्थात राज्यसभा जो होता है वह राज्यों के लिए होता है। क्या होता है? राज्यों के लिए होता है। इसलिए इसमें बोला गया था ये बड़ों का सभा है। राज्यसभा को बोला गया है कि ये बड़ों का सभा है। बड़ों का सभा है। राज्यसभा को बोला गया कि यह बड़ों का सभा है और इसे बोला जाता था चैम्बर की सभा। चैम्बर की सभा। चैम्बर की सभा। किसके बारे में बोल रहे हैं? राज्यसभा। राज्यसभा को कौन कौन नामों से जाना जाता है? राज्य परिषद, उच्च सदन, बड़ों का सदन, चैम्बर का सदन सभा। चैम्बर का सभा। जबकि लोकसभा को निचली सदन या फिर इसको और नाम से जाना जाता था चर्चित सदन। चर्चित सदन। चर्चित सदन। और एक नाम और इसको बोला जाता था यानी चर्चित सदन, और एक नाम था उसका था चौबर की सभा यानी चौबर कहा जाता था। चौबर। क्या कहा जाता था? चौबर। अब ये था हमारा संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। अन्य नामों से जाना जाता है। राज्यसभा जो होता है वह राज्यों के लिए होता है। राज्यसभा किसके लिए होता है? राज्यों के लिए होता है। जबकि लोकसभा जो होता है वह पूरे देश के लिए होता है। अर्थात यहाँ पे जो भी जनता आते हैं, जो भी सदस्य बनते हैं, वह पूरा देश से चुना जाता है। पूरा देश से चुना जाता है। जैसे यानी जिस प्रकार यानी इसमें कौन आते हैं? तो जितने भी संसद होते हैं यानी उस संसद इसका सदस्य बनते हैं और वह संसद प्रत्यक्ष रूप से भी जाते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से भी जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से कौन आ जाते हैं? तो संसद को जो चुना होता है उसको जनता डायरेक्ट अपना वोटिंग करके चुनते हैं यानी जनता डायरेक्ट वोट देते हैं, उसके बाद उसको चुनते हैं। जबकि राज्यसभा का जो भी व्यक्ति होता है उसे विधानसभाओं के यानी विधायकों के द्वारा चुना जाता है। जनता उसको नहीं चुनता है यानी वह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। वह अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब समझते हैं इसकी डिटेल और आगे देखेंगे। अभी लोकसभा और राज्यसभा बचा हुआ है अभी सिर्फ। अब आगे समझते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है ये दोनों सदन से अलग है, क्योंकि ये दोनों सदन का काम है विधेयक को बनाना। यानी ये दोनों सदन का काम क्या है? विधि को बनाना। विधि को बनाना। जबकि
राष्ट्रपति का काम है कि जब कोई भी विधेयक इन दोनों के द्वारा बनाया गया, राज्यसभा के द्वारा बनाया गया, तो उसे स्वीकृति देना, अर्थात उस पर साइन करना, फाइनल रिपोर्ट करना कि हाँ ये नियम बन गया, तो स्वीकृति देना। अगर राष्ट्रपति स्वीकृति देती है तभी वह नियम बन पाता है, तभी वह कोई अधिनियम बन पाता है, तभी वह कोई अधिनियम बन पाता है। और बोला गया है इसलिए राष्ट्रपति को जो कहा जाता है वह एक अभिन्न अंग के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति किस रूप में जाना जाता है? अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। अब और आगे समझते हैं। हमारा जो संविधान है, यानी भारत का जो संविधान है, वह ब्रिटेन पद्धति पे आधारित है। किस पे आधारित है? ब्रिटेन पद्धति पर आधारित है। और जब ब्रिटेन पद्धति पे आधारित है तो वहाँ भी होता है एक ताज, जिसको वहाँ के रानी या राजा जो भी होता है, सबसे बड़ा पद होता है। उसी प्रकार भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति। भारत में क्या होता है? राष्ट्रपति। उसी प्रकार ब्रिटेन में होता है ताज। और इसका भी 2 सदन है, इसका भी 2 सदन है। और 2 सदन है। एक सदन को बोला जाता है हाउस ऑफ बोर्ड। क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ बोर्ड। जबकि दूसरी सदन को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स। एक को कहा जाता है हाउस ऑफ बोर्ड, हाउस ऑफ बोर्ड, जबकि दूसरा को कहा जाता है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ कॉमर्स, हाउस ऑफ कॉमर्स। हाउस ऑफ बोर्ड को जो बोला जाता है वह ऊपरी सदन। हाउस ऑफ बोर्ड को वहां क्या बोला गया है? ऊपरी सदन, ऊपरी सदन। और हाउस ऑफ कॉमर्स को बोला गया है निचला सदन। इसको बोला जाता है निचला सदन। तो हम जिस प्रकार ब्रिटेन में, कहाँ की चर्चा कर रहे हैं? ब्रिटेन का। तो जिस प्रकार ब्रिटेन में है उसी प्रकार भारत में भी तो वही हाल है। एक राष्ट्रपति होता है और उसके बाद फिर अलग अलग होता है। एक राष्ट्रपति होता है, उसके बाद लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। लोकसभा और राज्यसभा। अब हमारे देश में राज्यसभा की संरचना किस प्रकार के है, इसकी अभी चर्चा करेंगे। तो राज्यसभा की संरचना, राज्यसभा। तो राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होता है। कितना सदस्य होता है? 250 सदस्य। और 250 सदस्य में 238 सदस्य निर्वाचित होता है। 238 सदस्य निर्वाचित होता है। और 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। मनोनीत कहने का मतलब हुआ इसका चुनाव नहीं होता है, बल्कि वैसा क्षेत्र को चुन लेते हैं और उस क्षेत्र में राष्ट्रपति अपना मन से वहाँ का प्रमुख बना दिया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा 12 गो सदस्य चुना जाता है। जो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है उसे कहा जाता है मनोनीत सदस्य। तो ये बोला गया है कि राज्यसभा में अधिकतम 250 होगा। लेकिन अभी वर्तमान में जो है वह टोटल 245 सदस्य है। वर्तमान में टोटल 245 सदस्य, और 245 सदस्य में 225 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। 225 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है।
और 8 सदस्य जो होता है, 8 सदस्य जो होता है वह केंद्र शासित प्रदेश बोले या संघ राज्य, ये क्या होता है, संघ राज्य। और यानी टोटल कितना होता है 245, जिसमें 225 को क्या किया जाता है, निर्वाचन के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा, ये निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है। और 8 सदस्य जो होता है वह संघ के लिए केंद्र शासित प्रदेश, और 12 सदस्य जो होता है वह मनोनीत होता है। क्या होता है, मनोनीत। 12 सदस्य जो होता है वह मनोनीत होता है। और जब 12 सदस्य मनोनीत होता है, जिसमें कि अब इसका चुनाव किस प्रकार होता है, राज्यसभा की चर्चा कर रहे हैं, अधिकतम कितना हो सकता है 250, अभी वर्तमान में कितना है 245, जिसमें सीट बटा हुआ निर्वाचित यानी जिसमें चुनाव होगा कितना सीट 225। संघ के लिए कितना सीट हो गया 8 सदस्य, यानी 8 सदस्य 8 सीट। और 12 सीट जो होता है वह जो होता है मनोनीत किया जाता है, 12 सीट मनोनीत किया जाता है। अब इसका जो चुनाव होता है वह किस प्रकार से चुनाव होता है, तो राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है। अर्थात जिस प्रकार राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार से इसको भी चुना जाता है। और ये अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसका सदस्य को जनता डायरेक्ट नहीं चुनता है। इसकी सदस्य को जो होता है, अर्थात जो राज्यसभा का सदस्य बनेगा उसका चुनाव जो होता है वह विधायकों के द्वारा यानी विधान परिषद के द्वारा किया जाता है। विधान परिषद से वो व्यक्ति जाता है। और ये जो होता है क्या बोला गया, अनुपातिकता प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीयता के आधार पर होता है। अब इसकी चर्चा जो है और डिटेल में करेंगे, इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें इतना ही समझ लिया जाए कि अगर जो दो व्यक्ति खड़ा हुआ है और जब वोटिंग कर रहे हैं तो पहला व्यक्ति ए को समझ लेते हैं, एक ए व्यक्ति है दूसरा बी व्यक्ति है। अब अगर जो चुनाव किया जा रहा है, या एक और ले लेते हैं सी, जिसमें कि यानी 3 व्यक्ति है, सबको अब पहला व्यक्ति गया वोटिंग करने के लिए और उसको मन से अपना मन से चुनता है कि हमको 1 नंबर वाला व्यक्ति सबसे अच्छा लगता है कि ये रहना चाहिए, तो पहला प्राथमिकता इसी को दिया गया। अब बी नंबर लगा कि नहीं ये सही उतना नहीं है, सी नंबर थोड़ा सही है, तो 2 नंबर दिए और उसके बाद इसको 3 नंबर दिए। और उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति आया, इसको 2 दिया, इसको 1 दिया, इसको 3 दिया। तीसरा व्यक्ति आके दिया, फिर इसको 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया और इसको 3 दे दिया। अब सबसे ज्यादा व्यक्ति किसको चाहा है, सबसे बढ़िया मतलब सबसे अच्छा किसको मानेंगे, तो 2 व्यक्ति जो है उसका माइंड एकदम सटीक है कि बी व्यक्ति जो है वह सबसे अच्छा है, बी व्यक्ति जो है वह सबसे अच्छा है, तो इसी को अपना माना जाएगा। राज्यसभा के चुनाव में इस प्रकार से होता है। और आगे डिटेल देखेंगे उसके बाद। अब समझते हैं जनसंख्या के आधार पर इसकी चुनाव होता है। किसके आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर। अमेरिका में वही जनसंख्या के आधार पर नहीं होता है, वहां पे क्षेत्र के आधार पर होता है। जैसे कि भारत में जितने भी राज्य है उस राज्य से कितना विधायक जाएगा, कितना राज्यसभा का सदस्य जाएगा, वो निर्भर करेगा कि उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या। जबकि अमेरिका में
यानी जनसंख्या कितनों भी हो, जनसंख्या से मतलब नहीं हो। एक क्षेत्र जो है उस क्षेत्र से 2 सदस्य जाता है, उससे कितना जाता है? 2 सदस्य। अब अगले समझते हैं, दूसरा क्या था? संघ राज्य। तो ये भी होता है जो आनुपातिकता प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणता के आधार पर चुना जाता है, और इसमें अलग अलग क्षेत्र, जैसे अंडमान निकोबार, यानी इसमें टोटल 8 सीट है। तो 8 सीट में पहला एक आता है अंडमान निकोबार, दूसरा चंडीगढ़, पहला अंडमान निकोबार, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दिल्ली, चौथा, यानी चौथा कौन आ जाता है? पहला कौन बोला गया? अंडमान निकोबार, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा दादर नागर हवेली, चौथा दिल्ली, पांचवा पौंडुचेरी। पांचवा कौन है? पौंडुचेरी। उसके बाद छठा जो है वह लक्षद्वीप। छठा कौन है? लक्षद्वीप। सातवां जम्मू कश्मीर। सातवां कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और आठवां जो है वह लद्दाख। तो इस प्रकार से 8 शिफ्ट जो होता है वह केंद्र शासित होता है, अर्थात यहाँ का सरकार जो बनाएगा उस पर सीधा निगरानी राष्ट्रपति का होता है। जैसे कि एक राज्य बिहार की चर्चा करते हैं, तो बिहार में एक मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री के अंतर्गत कोई भी काम होता है, चाहे प्रशासनिक विभाग हो या कोई भी यानी राजस्व विभाग हो। वही दिल्ली का जब चर्चा करते हैं तो प्रशासन को देख रेख करने के लिए एक राज्यपाल होता है, और वहाँ के विधि व्यवस्था को देखने के लिए, यानी वहाँ की राजस्व, वहाँ की प्रगति के लिए जो भी काम किया जाएगा वहाँ का मुख्यमंत्री होता है। तो वहाँ पे केंद्र डायरेक्ट अपना निगरानी करता है, राष्ट्रपति अपने निगरानी में रखता है। तो 8 सदस्य ऐसा है। आप समझते हैं 12 गो जो है उसे मनोनीत किया जाता है। 12 सदस्य को क्या किया जाता है? मनोनीत से किया जाता है। अब क्यों मनोनीत किया जाता है? तो इसको क्वालिटी के हिसाब से बनाया जाता है। चुनाव में तो कोई भी व्यक्ति चुना जाता है, जिसकी बहुलता अधिक है उसे चुन लिया जाता है, जिसे लोग चाहा उसे चुन लिया गया। लेकिन जिस व्यक्ति को चुना गया, राजनीतिक में ज्यादातर ऐसा होता है कि वह अनपढ़ ही जाता है। धीरे धीरे अपना हर एक बात को समझते जाते हैं, लेकिन शुरुआती में अनपढ़ ही। और ऐसा होता भी है, कारण कि राजनीतिक में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वह ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रख पाते हैं, और नहीं रखने के कारण से अनपढ़ लोग शामिल हो जाते हैं, जो कि हमारे देश के लिए एक खतरा का स्वरूप माना जाता है। कारण कि जब तक पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं जाएगा तब तक विधि व्यवस्था जो बनाना है, विधेय जो भी बनाना है, तो वो कैसे बन पाएगा। तो उसके लिए 12 गो सदस्य जो होता है वह राष्ट्रपति खुद अपना मन से मनोनीत करते हैं, जो कि कला में, साहित्य में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, और व्यवहारिक अनुभव जिसको अच्छा होता है उसको चुना जाता है, उसको चुना जाता है। ऐसा हम अपने देश में है, हमारे देश में ऐसा है। जबकि इसी का चर्चा अगर जो अमेरिका से लेते हैं तो अमेरिका में मनोनीत सदस्य की चर्चा नहीं किया गया, वहाँ पे कोई भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता, वहाँ पर कोई भी सदस्य को मनोनीत नहीं किया जाता। तो अभी तक हमने राज्यसभा के बारे में देखे, राज्यसभा के बारे में समझे। अब अगले जो समझते हैं वह, यानी राज्यसभा के बाद आते हैं लोकसभा। राज्यसभा की चर्चा जो, यानी वोटिंग जो होता है, निर्वाचन जो होता है,
इसकी चर्चा और हम डिटेल अगले क्लास में करेंगे, कारण कि ये ऐसे इसकी चर्चा राष्ट्रपति की क्लास में यानी पिछले क्लास में किया गया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब अगले समझते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा अर्थात जनता का सभा, जिसे चौवर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे चौवर के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा में समझ लेते पहले लोकसभा, तो लोकसभा में अधिकतम जो है वह 550 सदस्य हो सकता है। 550 सदस्य होगा। कितने सदस्य होगा? 550 सीट होगा, जिसमें कि 530 जो है 530 जो है वह राज्य के प्रतिनिधि होंगे, राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, और 20 जो होता है वह संघ राज्य क्षेत्र के लिए होता है। 20 सदस्य जो होता है वह संघ राज्य क्षेत्र के लिए। तो ये अधिकतम होता है। अधिकतम कितना हो सकता है? 550 सीट होता है। अभी तत्काल है कितना, वर्तमान में है कितना? तो अभी लोकसभा की कुल सीटों की संख्या 543 है। लोकसभा की सीटों की संख्या टोटल कितना है? 543। और 543 में 529 गो जो है वह राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, राज्य के प्रतिनिधि होते हैं। टोटल सदस्य कितना है? 543। 543 में 529 सदस्य क्या होता है? राज्य के प्रतिनिधि होता है, और 19 गो जो है वह संघ राज्य क्षेत्र से आता है। 19 यानी सीट जो होता है वह संघ राज्य क्षेत्र से, संघ राज्य क्षेत्र। और ये क्या होता है? राज्यों के प्रतिनिधि, राज्यों के प्रतिनिधि। इस प्रकार से वर्तमान में बोला जाएगा तो लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 543। 543 में टोटल कितना है? 529 राज्य की प्रतिनिधि के लिए, और 19 गो जो है वह टोटल यानी संघ राज्य क्षेत्र के लिए। अब समझते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व कितना है? 529 गो। तो अब समझते हैं इसमें टोटल संसद जो होता है वह 543 को, टोटल 524 को। टोटल एमपी कितना? 524 को। जिसका जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता चुनता है, जनता खुद वोट करते हैं उसके लिए। जिसमें कि कौन सी जनता उसको वोट करता है? तो जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, मतलब 18 पूर्व गया, और जो एक अच्छी नागरिक हो। अच्छी नागरिक कहने का मतलब हुआ कि वह एक अच्छी सोच रखती हो, मतलब जिसके पास एक मतदाता सूची प्राप्त हो, जिसे वोटर कार्ड कहते हैं, वो प्राप्त हो। जिसमें कि पहले जो था वह 21 साल था, कि जिसका 21 साल उम्र रहेगा वो ही वोट करेगा। 21 साल से ज़्यादा रहेगा वही वोट करेगा। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1988 में, कौन सा? 61वां संविधान
संशोधन 1988 ईस्वी में जो 21 साल यानी 21 वर्ष या 21 साल जो उम्र था, उम्र कितना था 21 साल, उसको घटाकर 21 साल से 21 वर्ष से घटाकर उसको 18 वर्ष किया गया। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वह कौन सी संशोधन था जिसमें कि मतदान करने की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया, 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। तो इस प्रकार से समझे। अब और आगे समझते हैं। संघ राज्य क्षेत्र की प्रतिनिधि, अभी किसके बारे में देखें तो इसमें अभी लोकसभा की चर्चा कर रहे थे और लोकसभा के बाद यानी राज्य सभा की चर्चा कर रहे थे। राज्य में जो निर्वाचित होता है जिसमें कि कितना बोला गया था, यानी टोटल 529 प्रतिनिधित्व होते हैं लोकसभा में, 543 में 529 और संघ से कितना जाता 19। जबकि राज्यसभा में टोटल सीट कितना है 245, निर्वाचन कितना होते हैं 225 का। 8 सदस्य जो होता है संघ राज्य क्षेत्र से होता है। अब ये क्या होता है, संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम 1965 में बनाया गया। ये जो बनाया गया 1965 में, बाकी तरीका वही है, इसका पहले भी चर्चा किया। निर्वाचन जिससे ये होता है उसे इसका भी निर्वाचन है। अब समझते हैं मनोनीत सदस्य, किसके बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं, मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारत समुदाय के 2 सदस्य जो होता है वह मनोनीत होता है। 2 सदस्य क्या होता है, मनोनीत। अब जो है एक संशोधन किया गया, 104वां संविधान संशोधन 2019 में, 104वां संविधान संशोधन 2019 में। इस संशोधन के द्वारा 25 जनवरी 2020 को जो ये मनोनीत किया जाता था आंग्ल भारत समुदाय के लिए, उसे समाप्त कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया। और जब उसे समाप्त कर दिया गया तो सबसे पहले समझते कि आंग्ल भारतीय समुदाय क्या होता है। तो जिसका पिता या जो पूर्वज है वह यूरोपियन वंश से संबंध रखता है, अर्थात भारत में जब यूरोपीय लोग आए तो अपनी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए यहाँ पे भारतीयों स्त्रियों के साथ उसने विवाह करना शुरू किया। और जब विवाह करने लगा तो जब लास्ट में फाइनल जब हमें स्वतंत्रता मिला, तो स्वतंत्रता मिलने के बाद यूरोपियन को तो यहाँ से भगा दिया गया, या जो भी अपना व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति यूरोपियन व्यक्ति जो भी था सबको तो यहाँ से भगा दिया गया। लेकिन जिसकी माँ यहीं का था या कोई भी पूर्वज विदेश का हो, पूर्वज विदेश का हो, ऐसा भी था कि गोरे लोग की स्त्रियों यहाँ रहें और जो वो स्त्री रहें और लास्ट में पिता यहीं रहा और माता चले गए, तो वो बच्चा लवारिस ना हो उसकी देख रेख के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाया गया। और जो नियम बनाया गया तो उसके लिए सरकार जो है उसे 2 सदस्य मनोनीत किया, 2 सदस्य जो है वह मनोनीत किया, किसमें, लोकसभा में। लेकिन
104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा संशोधन किया गया और 25 जनवरी 2020 को ये आरक्षित सीट जो था इसको समाप्त कर दिया गया, इसको समाप्त कर दिया गया। तो ये अब लोकसभा में मनोनीत सदस्य की चर्चा करेंगे, तो अब ये नहीं रहा। अब समझते हैं थोड़ा, भारत में जो राज्य है उस राज्य की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिसमें कि लोकसभा सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा राज्यसभा कहाँ है। तो पहला उत्तर प्रदेश, कारण कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश। जब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो राज्यसभा की सीटों की संख्या भी ज़्यादा होगा और लोकसभा की सीटों की संख्या ज़्यादा होगा। राज्यसभा की सीटों की संख्या वहाँ 31 गो है, उत्तर प्रदेश में कितना है, 31 गो, जबकि लोकसभा की सीटों की संख्या 80 गो है। पहला सबसे अधिक सीट जहाँ पाया जाता है वह उत्तर प्रदेश है। दूसरा नंबर पर आता है महाराष्ट्र। दूसरा नंबर पर कौन है, महाराष्ट्र, जहाँ पे 19 गो राज्यसभा की सदस्य और 48 गो जो है वह लोकसभा का सदस्य। और तीसरा राज्यसभा जो उससे कम है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में 18 गो राज्यसभा की सीट है और 39 गो जो है वह लोकसभा की सीट। फिर से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश 31-80, 31-80, 31 राज्यसभा, 80 लोकसभा। महाराष्ट्र 39 19-48, 19-48, 19 गो राज्यसभा और 48 गो लोकसभा। अगले जो है वह तमिलनाडु, और तमिलनाडु में 18 गो राज्यसभा और 39 गो लोकसभा की सीट। चौथा नंबर पर जो आता है वह पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में 16 गो राज्यसभा की सीट है और 42 गो लोकसभा की सीट है। पश्चिम बंगाल में 16 गो लोकसभा 16 गो राज्यसभा और 42 गो लोकसभा। राज्यसभा से कितना, 16, और लोकसभा से 42। अगला पश्चिमी नंबर पर तो आता है वह बिहार। पश्चिमा नंबर पर कौन आता है, बिहार। बिहार में टोटल कुल 16 राज्यसभा की सीट है और 40 जो है वह लोकसभा की सीट है। 40 जो है वह लोकसभा की सीट है। और वैसा कुछ की चर्चा करने जा रहे हैं, वैसी क्षेत्र जिसमें एक लोकसभा और एक राज्यसभा, मतलब एक एक सीट, एक लोक एक राज्य। तो एक सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और केंद्र शासित में एक पुडुचेरी। इसमें एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक, बस यही, एक लोकसभा एक राज्यसभा। आगे देखते हैं। फिर अगला है जिसमें कि एक राज्यसभा जबकि 2 लोकसभा की सीट। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, गोवा। यहाँ पे एक राज्यसभा की सीट है और 2 लोकसभा की सीट है। एक राज्यसभा की सीट है और दूसरा यानी 2 लोकसभा की सीट। तो यहाँ तक हमने देखे। अब आगे जो चर्चा करेंगे वह लोकसभा के सदस्य जो बनते हैं उसकी योग्यता के बारे में चर्चा करेंगे।
यानी लोकसभा के सीट या सदस्य बनेगा, उसका सदस्य जब बनेगा तो क्या योग्यता होना चाहिए, उसके पास क्या समझबूझ होनी चाहिए। तो सबसे पहले बोला गया है कि वह भारत का नागरिक हो। क्या बोला गया है? वह भारत का नागरिक हो। और जब भारत का नागरिक हो, पहला क्या बोला गया है? वह भारत का नागरिक हो। फिर दूसरा जो बोला गया है, वह दिवालिया घोषित नहीं हो। दिवालिया का मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं। क्या बोला गया है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या शर्त है? तो पहले वह भारत का नागरिक हो। दूसरा बोला गया वो दिवालिया घोषित नहीं हो। कोर्ट उसे दिवालिया घोषित नहीं किया। कहने का मतलब वह गरीब घोषित नहीं किया। दिवालिया उसको कहते हैं जिसमें कि हमने बैंक से कर्जा ले लिए या कहीं से कर्जा लिए और कर्जा हम चुका नहीं पा रहे, और जब नहीं चुका पा रहे हैं तो लास्ट में कोर्ट उस पर रहम करता है, का छोड़ दिया जाए, ये चुकाने में वो समर्थ है, लेकिन एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है कि यह व्यक्ति दिवालिया है। और बोला गया है भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। कोई भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। संसद द्वारा दिया गया पद या मंत्री, इस पद को छोड़कर, कहने का मतलब हुआ अगर जो संसद किसी को पद देता है कि ये व्यक्ति ये कैबिनेट का ये मंत्री है, तो ये मंत्री है तो वो चुनाव में भाग ले सकता है, लोकसभा के सदस्य में भाग ले सकता है। आगे बताया गया जिसका उम्र लोकसभा की यानी सदस्य बनने के लिए उम्र जो होना चाहिए वह 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और बताया गया यह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, पागल नहीं हो। आगे बताया गया है चुनाव आयोग के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा किसी व्यक्ति को शपथ लेना होगा। अर्थात चुनाव आयोग के द्वारा जो शपथ है बनाया गया है वो शपथ लेना होगा। और शपथ में क्या कहेगा कि भारत के संविधान के प्रति, यानी मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। क्या बोला गया? शपथ लेगा, जब तक शपथ नहीं लेता है तब तक वह सदस्य नहीं बन सकता। तो शपथ में इस प्रकार से लिया जाता है कि शपथ दिलाता है कौन? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति जब शपथ दिलाता है तो कहता है ये बात बोलना, यानी शुरुआती में राष्ट्रपति बोलते हैं, उसके बाद फिर ये बोलना शुरू करता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत की यानी संपूर्ण संप्रभुता, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। कहने का मतलब हुआ सभी को भाईचारा के रूप में रखूंगा और भारत को टूटने नहीं दूंगा, खंडित होने नहीं दूंगा।
शपथ नहीं लेने पर, मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो शपथ नहीं लिया है और वह बैठक में शामिल हो गया, वह बैठक में शामिल हो गया, तो बैठक में जब शामिल होगा तो हर एक बैठक के अनुसार उससे जुर्माना लिया जाएगा और एक बैठक में उससे 500 रुपया जुर्माना किया जाएगा। कितना किया जाता है? 500 रुपया उसे जुर्माना देना पड़ता है। राज्यसभा का जो उम्र होता है वह 30 वर्ष होता है, जबकि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो उम्र होता है वह 25 वर्ष होता है। यानी 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए लोकसभा के लिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। अन्य डॉक्यूमेंट जो भी हो जो संसद के द्वारा मांगा जाएगा वो देना होगा, जो संसद के द्वारा मांगा जाएगा वो देना होगा, तथा उसके पास मतदाता सूची पत्र हो यानी वोटर कार्ड हो। अगर आरक्षित सीट से वह लड़ना चाहता है, सीट अगर जो आरक्षित सीट पे देखना चाहता है तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र होनी चाहिए। लोकसभा की सदस्यों की योग्यता इस प्रकार से थी और इसमें बोला गया है कि किसी भी प्रकार से चुनावी अपराध या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तरह दोषी करार नहीं हो। लोकसभा के सीट यानी लोकसभा का सदस्य वही बन सकता है जो चुनाव आयोग के द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो। चुनाव आयोग के बारे में और डिटेल भी पढ़ेंगे, अगले टॉपिक बहुत है इसके बाद। उसे किसी भी अपराध में, जो व्यक्ति लोकसभा में अपना बनना जा रहा है तो वह कोई भी अपराध किया है तो 2 साल से ज़्यादा उसे सजा नहीं मिला, 2 साल से ज़्यादा अगर जो सजा मिल गया होगा तो वह लोकसभा का सदस्य नहीं बन सकता है, लोकसभा सदस्य नहीं बन सकता है। और वह निर्धारित समय अंतराल में जो चुनावी खर्च हुआ है उसको ब्यौरा देना होगा, उसका ब्यौरा देना होगा। उसे सरकारी ठेका, सरकारी काम जो भी होता है या सरकार के द्वारा जो भी यानी सरकार के द्वारा जो भी, पहला क्या बोला गया, सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार से जो कार्य चलाया जा रहा है, ठेका का हो या काम का हो या कोई सेवा का, उसमें उसका कोई दिलचस्पी नहीं होना चाहिए। लोकसभा के सीट बनने यानी सदस्य बनने जा रहे हैं तो राज्य के द्वारा या सरकार के द्वारा ठेका का काम हो, ठेका हो, काम हो या कोई भी सेवा हो, उसमें उसका कोई दिलचस्पी नहीं होना चाहिए। वह सरकारी सेवाओं के द्वारा, सरकारी सेवाओं के द्वारा भ्रष्टाचारी घोषित ना हो, यानी वह भ्रष्टाचारी घोषित नहीं हो। इसके अलावा वह कोई भी समूह में शत्रुता बढ़ाने के लिए, दुश्मनी बढ़ाने के लिए या रिश्वतखोरी के लिए
दंडित ना किया गया हो। लोकसभा का सदस्य बनना उतना भी आसान नहीं है, हर एक प्रकार से सजग रहना होगा। अगर सरकार की नज़र में है, कहने का मतलब हुआ कि अगर जो आप गलत हैं तो फिर लोकसभा की सीट आप नहीं लड़ सकते हैं, उसकी सपना छोड़ दिया जाए। और आगे समझते हैं, जिसमें बताया गया है कि वह छुआछूत हो, दहेज प्रथा हो या सती प्रथा हो जैसी सामाजिक अपराध में वह संलिप्त नहीं हो। छुआछूत नहीं मानता हो, दहेज प्रथा नहीं मानता हो, सती प्रथा नहीं मानता, मतलब छुआछूत, दहेज और सती, ये तीनों को बढ़ावा नहीं देना हो, उसमें संलिप्त नहीं होना चाहिए। ऐसे सदस्य पर लगने वाले आरोप राष्ट्रपति का अंतिम फैसला होता है। अगर जो राष्ट्रपति घोषित कर दिया तो कोई भी न्यायालय बौखते रहिए, कहीं कोई उपाय नहीं। इसलिए राष्ट्रपति भी जब ये फैसला लेने लगता है तो एक बार चुनाव आयोग से जरूर वो बात करते हैं, क्योंकि वो हमेशा के लिए जब लोकसभा की सीट पर नहीं लड़ेगा, तो इसीलिए उस पर ध्यान रखा जाता है। अब अगले समझते हैं, स्थानों का रिक्त होना। कोई भी सदस्य एक समय में सदन के दोनों सदनों का सदस्यता नहीं हो सकता। कहने का मतलब हुआ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता है, या तो लोकसभा का होगा या तो राज्यसभा का होगा। ये जो अधिनियम लाया गया था, ये अधिनियम कहा जाता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में लाया गया था। 1951 में ये नियम बनाया गया। अगर कोई व्यक्ति सदन के दोनों सदस्य यानी दोनों सदन में चुन लिया जाए तो क्या होगा, तो 10 दिन के भीतर उस सदस्य को बताना होगा कि हम राज्यसभा में रहेंगे या लोकसभा में रहेंगे। अर्थात एक सदन का सदस्य बनने का वो हकदार रहेगा। अगर जो नहीं बताए जाने पर वह सीट दोनों खाली हो सकता है। अगर जो बता दिया कि हमको लोकसभा नहीं, हमको राज्यसभा में रहना, तो एक सीट खाली है, एक सीट खाली हो गया लोकसभा का। अगर जो लोकसभा में बोला गया नहीं लोकसभा में नहीं हमको, यानी राज्यसभा में नहीं लोकसभा में रहना, तो लोकसभा का एक सीट खाली। और राज्यसभा जो होता है वह कभी भंग नहीं होता है। राज्यसभा जो होता है वह कभी भंग नहीं होता है। उसका जो निश्चित कार्यकाल दिया गया है उसका 6 वर्ष। एक व्यक्ति अगर जो चुनाव में जीतता है तो वह 6 वर्ष तक। और आगे समझते हैं, अगर किसी सदन की सदस्यता, यदि किसी सदन का सदस्य दूसरे सदन का भी सदस्य चुन लिया जाए तो पहले वाले सदन में उसका पद जो है रिक्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब हुआ पहले से वह लोकसभा है और यदि उसको राज्यसभा में चुन लिया गया है तो लोकसभा का सीट खाली।
वहाँ से उसको हटा दिया जाएगा। और फिर आगे बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन में दो सदस्य यानी दो सीट पर चुन लिया गया तो उसे स्वेच्छा से एक सीट खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों सीट खाली कर दिया जाएगा। कहने का मतलब हुआ दोनों जगह से उसको हटा दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही सदस्य यानी एक ही जगह सदस्यता ले सकता है, दो जगह नहीं। और आगे बताया गया है कि अगर निर्वाचित होता है तो उसे 14 दिन के अंदर विधानमंडल की सीट उसे खाली करना होगा। विधानमंडल और लोकसभा दोनों में चुना गया तो वो लोकसभा में जाना पसंद करेगा केंद्र लेवल से, तो इसलिए विधानसभा का सीट उसका खाली कर दिया जाता। अन्यथा सदन यानी संसद में उसकी सहायता यानी सदस्यता जो है वह समाप्त कर दिया था, उसको कोई सहायता नहीं दिया जाएगा। अब अगले समझते हैं। अयोग्यता अवैध स्थापित होने पर उसकी सीट खाली हो जाता है, उसकी सीट खाली हो जाता है, जो कि 10वीं अनुसूची में भी बताया गया है कि सीट अगर जो खाली हो जाए तो फिर उसका क्या प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति अपना मन से त्याग पत्र दिया तो भी सीट खाली हो जाएगा, लेकिन त्याग पत्र सभापति को देगा या अध्यक्ष को देगा। तो सभापति हो या अध्यक्ष हो, दोनों पहले अच्छी तरह से वह जांच करेगा, यानी उसे जल्दी उसका त्यागपत्र नहीं लिया जाएगा। पहले जांच करेगा कि ये त्यागपत्र दे रहा है अपना मन से दे रहा है कि किसी के दबाव से दे रहा। अगर दबाव के द्वारा दिया जाएगा तो फिर वह उससे त्यागपत्र नहीं, उसके लिए अलग व्यवस्था किया जाएगा। और आगे बोला गया है उसकी वास्तविकता को जानना होगा, तभी उसको त्यागपत्र ग्रहण करेगा, मतलब त्यागपत्र उसका ग्रहण करेगा। और आगे बताया गया है बहुत बार ऐसा देखा जाए कि मान लिया जाए चुनाव में तो जीत गया हो और जीतने के बाद लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता में वह भाग ही नहीं ले रहा। यदि कोई सदस्य सदन के अनुमति के बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहने पर उसे रिक्त घोषित कर दिया जाता है। 60 दिन पर अगर 60 दिन अगर जो अनुपस्थित रहेंगे तो उसे रिक्त घोषित कर दिया जाता है, जिसमें 4 दिन छोड़ दिया जाता है, जिसमें कि एक स्थान यानी संसद का सत्र जो चलता है उस सत्र में एक स्थगन और दूसरा सत्रावसान, ये दोनों को छोड़कर यानी 4 दिन उसको एक्स्ट्रा मिलता। इस प्रकार से कि अगर जो अनुपस्थित रह रहा है तो इस प्रकार से उसे हटाया जाए। और भी कंडीशन है, न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार कर दिया। कहने का मतलब हुआ वैसा व्यक्ति को चुनाव किया गया है जिसमें कि न्यायालय जब बात गया तो न्यायालय में साबित हो गया कि यह व्यक्ति अवैध रूप से जीत कर आया, सही तरीका से नहीं जीता, छल किया गया, तो उसे
अवैध घोषित कर दिया जाए। और जब अवैध घोषित किया जाएगा, जब अवैध घोषित किया जाएगा तो उसका सीट खाली। यदि सदन के द्वारा निष्कासित कर दिया गया तो भी उसका सीट खाली होगा, तो भी उसका सीट खाली होगा। यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले लिया हो, कहने का मतलब हुआ लोकसभा का सदस्य था, राज्यसभा का सदस्य था और वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया, चुनाव जीत गए तो राष्ट्रपति बन जाएगा। जब राष्ट्रपति बन जाएगा तो एक सीट खाली। और इसमें बताया गया है कि उसे किसी भी राज्य के राज्यपाल बना दिया गया हो, राष्ट्रपति तो बनाया जा सकता है, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा राज्यपाल भी बना दिया, किसी राज्य का राज्यपाल बना दिया गया, तो इस प्रकार से सीट खाली होने पे अगर जो ऐसी अनकंडीशन जो बताया गया है जिसमें कि मान लिया जाए अवैध रूप घोषित किया गया है, तो वह फिर उच्च न्यायालय में अगर जो घोषित किया है तो उच्चतम न्यायालय वह जा सकता है और वहां से अगर जो वो साबित कर पाएगा तो फिर वह सदस्यता ग्रहण कर सकता है। अगला समझते हैं वेतन और भत्ते। वेतन कितना मिलता है? संसद के दोनों सदन जो होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसका एक सदस्य का वेतन कितना होता है? एक सदस्य का वेतन कितना होते हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो बोला गया है संसद के दोनों सदन का वेतन और भत्ते 1976 से यानी वेतन और भत्ते दिया जाता था, 1976 से उसे पेंशन भी दिए जाने लगा। 2018 से पहले कोई भी सदस्य का जो वेतन था वह 50,000 था, 50,000 की मंथली था, लेकिन उसको बढ़ाकर 2018 के बाद 1 लाख कर दिया गया। लोकसभा हो या राज्यसभा हो, पहले के सदस्य जो था यानी सदस्य को 50,000 दिया जाता था, अब उसको कितना दिया जाने लगा? 1 लाख। इसके अलावा चुनाव क्षेत्र में भत्ता, चुनाव क्षेत्र के लिए भत्ता पहले दिया जाता था 45,000। कितना दिया जाता था? 45,000। उसको बढ़ाकर कर दिया गया 70,000। उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया? 70,000। इसके अलावा कार्यालय खर्च पहले दिया जाता था 45,000 2018 से पहले, और 2018 के बाद कार्यालय खर्च जो है उसे कर दिया 60,000। उसे कितना कर दिया गया? 60,000। पेंशन पहले मिलता था 20,000 का, पेंशन कितना मिलता था? 20,000 मंथली। अब उसको जो कर दिया गया है वह 25,000। अब पेंशन कितना मिलता है? 25,000। और एक पेंशन है, समझना होगा, अगर कोई सदस्य पहला चुनाव जीता, पहला चुनाव में उसको पेंशन जो मिलेगा कितना? 25,000। अगला जो चुनाव होगा उसमें भी अगर जीत गया तो 2,000 इसको और ज़्यादा मिलेगा, मतलब 2,000 और बढ़ जाएगा। अब मिलेगा इसको 27,000 करके। और अगला चुनाव भी मिल गया, जीत गया 5 साल के बाद फिर जो हुआ चुनाव, अब भी मिलेगा उसको कितना? 29,000 करके। यानी 2,000 का वृद्धि होते जाएगा, 2,000 का वृद्धि होते जाएगा। यानी हर एक 5 वर्ष में इसकी 2,000 की वृद्धि होता है। कितना का वृद्धि होता है? 2,000 का।
और फिर आगे समझते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का वेतन जो होता है वह पहले 2.5 लाख था, 2,50,000 था। पहले कितना था? 2,50,000। अब इसका जो वेतन है वह सीधे 4 लाख कर दिया गया। तो इस प्रकार से हमने लोकसभा के सदस्यों की पूरा डिटेल जाने। अभी और भी जानना है, और भी बहुत से पद है, क्या क्या वेतन वगैरह है, सबकी चर्चा किया गया। अब आगे की क्लास अगले वीडियो में किया जाएगा, अगले दिन किया जाएगा। जब तक के लिए लगे रहें। अगर जो लगता है कि फास्ट में वीडियो है, कहने का मतलब वह समझने में अगर जो दिक्कत है तो दोबारा फिर देखें, फिर तिबारा देखें, कम से कम 3 बार देख लें। और यदि 3 बार देखने के बाद इतना गारंटी देते हैं कि फिर कोई भी एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा, यदि रिवीजन चलते रहेगा तो। अपना रिवीजन अनिवार्य। कहने का मतलब हुआ हर एक 15 दिन में एक बार इस टॉपिक को, अपने जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को देखकर एक बार रिवीजन जरूर कर लें। और बाकी जो भी अपने अनुसार कुछ समझ में नहीं आ पाता या कुछ राय देना हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक। आगे मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।